हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत मस्त होंगे। आज की क्लास अगर आप पूरी देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। आज की क्लास में हम मध्य एशिया के कुछ साम्राज्य हैं उनको डिस्कस करेंगे। भारत की तरफ हम रुख करेंगे मुगल साम्राज्य के स्थापना का। इसके साथ ही दोस्तों हम विश्व इतिहास में जो परिवर्तन 15वीं शताब्दी के मध्य में आए यानी कि 1450 के बाद उसको डिस्कस करेंगे। दुनिया में इस्लाम धर्म के योगदान को डिस्कस करेंगे। आज की कहानी आपको ये बता देगी कि इस्लाम का आना क्यों ज़रूरी था और अगर इस्लाम नहीं आया होता तो क्या हालात होते। आज की क्लास इस्लाम पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी और आज की क्लास इंडिया कम विश्व इतिहास को फोकस करेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, जो 15वीं शताब्दी के बीच का टाइम है यानी 1450 के बाद का टाइम, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में इतिहास बदलने वाला है। चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इसके बाद हम दूसरे और महाद्वीपों की खोज की बात करें, इस टाइम पर बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे चेंजेस हुए। वो 1450 के बाद इस्लाम का जो योगदान पूरे विश्व के इतिहास में रहा, शायद वो आपको पता हो, लेकिन उस तरह से नहीं बताया होगा किसी ने, या आपने पढ़ा नहीं होगा जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, जिस तरह से हमें उससे प्रेरणा मिले, हम इंस्पायर्ड हों। ठीक है, देखो, भारत में तो मुगल काल की स्थापना होने वाली है। भारत में मुगल काल की स्थापना होने वाली है और मध्य एशिया में अलग ही कंडीशंस हैं। थोड़ी सी पहले मध्य एशिया की चर्चा कर लूँ मैं आपके साथ, बाद में हम भारत की तरफ आएंगे। देखो, ये हमारा पाकिस्तान वाला एरिया है, ये वाला। इधर और ऊपर चले तो अफगानिस्तान आ जाता है। ठीक है, और इधर चले हम थोड़ा सा तो हम मिडिल ईस्ट में पहुंचने लगते हैं। और उस समय तो अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी मिडिल ईस्ट में आया करते थे। अभी की बात करें तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे जितने भी देश हैं ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट में आज आते हैं। और पहले के टाइम पर तो ये देश थे नहीं, आजकल नाम रख दिए गए हैं। ठीक है, देखो, तो ये अपना मिडिल ईस्ट है, मध्य एशिया। ठीक है, ये आपको याद होगा 570 एडी में इस्लाम धर्म की स्थापना की मोहम्मद साहब ने। ठीक है, और उसके बाद 622 में, इस 570 में माफ़ कीजिए, उनका जन्म हुआ था, तो 622 में उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। मध्य एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, सऊदी अरब। ठीक है, और ये इस्लाम धर्म इतना ज़्यादा आगे बढ़ता गया कि इसने पूरे मध्य एशिया को कवर कर लिया। और उत्तरी अफ्रीका है, यानी कि हमारा मिस्र वाला इलाका, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो उसको इसने कवर कर लिया। ठीक है, और हमारे पास अरब साम्राज्य आया। ठीक है, ये था 7वीं शताब्दी की बात, यानी कि 600 से 700 तक की बात। यहाँ पर अरबों का वर्चस्व रहा मध्य एशिया में। ठीक है, उसके बाद देखो, मैं इम्पोर्टेंट जो एम्पायर्स आए मिडिल ईस्ट में उनकी बात कर रहा हूँ। अरबों के बाद हम बात करें तो गजनवी आए। गजनवी
जिसमें महमूद गजनबी मध्य एशिया यानी कि गजनी का एक बहुत बड़ा सुल्तान था, और इस्लाम धर्म के लिए उसने जो काम किए उसके लिए उसे इस्लाम का पहला सबसे बड़ा नायक और सुल्तान माना जाता था। ठीक है, उसके बाद देखो गजनबी आए, और गजनबी के बाद आए थे ख्वारिज्म। ख्वारिज्म को भी हमने पढ़ा है। ख्वारिज्म शाह जिन्होंने गजनबियों को परास्त किया, गजनबियों को मात दी, और मध्य एशिया के साथ साथ सिंधु नदी तक इन्होंने मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मिडिल एशिया इनके हाथ में चला गया। ख्वारिज्म आए, ख्वारिज्मों को हराया मंगोलों ने। और मंगोल एम्पायर में सबसे फेमस व्यक्ति जो 1222 में इंडिया में आने वाला था, आया नहीं था, जिस समय यहाँ पर इल्तुतमिश था, वो था कौन? चंगेज खां। ठीक है, और मंगोलों ने भी ख्वारिज्म शाह को परास्त किया और पूरे मिडिल एशिया पर अपना कब्जा कर लिया, वर्चस्व कर लिया। और आपको पता है कि जितने भी मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में साम्राज्य आए, एम्पायर्स आए, जितने भी रूलर्स आए, वो बहुत खूंखार होते थे, और शुरुआती जीवन उनका हमेशा खाना बदोश रहा करता था, नोमैड्स। यानी कि उनमें ना किसी प्रकार की संस्कृति होती थी, ना ही उनमें किसी प्रकार की सभ्यता होती थी। ठीक है, तो मंगोल आए, और मंगोलों के बाद तिमूरी वंश आया, जिसमें तैमूर लग्न यानी कि टमरलेन सबसे महत्वपूर्ण रूलर रहा, सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा। और तैमूर लंग भारत भी आया था 1398, जिस समय यहाँ पर तुगलक वंश था। 1398 में उसने भारत की क्या हालत की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अभी मज़ा आएगा, अभी आप बस देखते जाओ। अब तैमूर लंग आया, और तैमूर लंग का जो वंश था वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया। इसके बाद जो लोग आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा खाना बदोश हैं, और वो लोग हैं उज्बेक। ठीक है, उज्बेक आएंगे, जगह नहीं है मैं लिख ही नहीं रहा, उज्बेक आएंगे इसके बाद। ठीक, तो देखो अरबों से गजनबी से ख्वारिज्म, मंगोल और तैमूर और फिर उज्बेक, इन लोगों ने मिडिल ईस्ट पर इस टाइम कब्जा किया जिस टाइम पर पूरे विश्व का इतिहास बदल रहा है। उस समय मिडिल ईस्ट में कौन है? उज्बेक हैं। भारत में कौन है? मुगल आएंगे। और इसके बाद चलें हम यूरोप में, तो यूरोप की स्थिति देखो आप। अब आपको मज़ा आएगा और समझ में आएगा कि इस्लाम धर्म की भूमिका क्या रही है पूरे विश्व के इतिहास में। ठीक है, देखो अब आप सभी ने प्राचीन इतिहास बहुत डिटेल में मेरे साथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाना और ज़रूर चेक करना। प्राचीन इतिहास में ये रहा है कि इंडिया में सती प्रथा, इंडिया में वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ये सारी प्रथाएं थी, सबको पता है। ये इंडिया का सिस्टम था। इस समय यूरोप का क्या सिस्टम है? रोमन साम्राज्य के बाद यूरोप की भी वही हालत है जो इंडिया की है। रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पूरा यूरोप चर्च व्यवस्था के अधीन आ गया और सामंतवाद के अधीन आ गया। सामंतवाद क्या होता है ये भी मैंने पढ़ाया बहुत डिटेल में। और इस सामंतवाद से ये हुआ था कि किसानों का और निम्न वर्ग का जो हाल हुआ, जो दुर्गति हुई, वो देखने लायक थी। भारत में क्या है? सती प्रथा है, महिलाओं के साथ ऊंच नीच है,
अनटचेबिलिटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और उधर रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद सामंतवाद का उदय हो गया। यूरोप में भी हालत खराब है इस समय। ठीक है। हमारा पेन नहीं चल रहा। यूरोप, ठीक है, ये यूरोप लिखा है, आप समझ लेना। मेरा पेन शायद आज खत्म हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यूरोप की बात कर रहे थे हम। अब यूरोप में चर्च व्यवस्था है और हम पहुंचे हैं कहां पर? 1450 में। अरे यार, 1450 इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। इस 1450 में दोस्तों ये हुआ है कि भारत एक समृद्ध देश है, चाइना एक समृद्ध देश है। चाइना और भारत के बीच में होती है व्यापार। चाइना और भारत के बीच में क्या होता है? व्यापार होता है। जो हमारा देश है ये सोने की चिड़िया है, सब जानते हैं। चाइना जो है वहाँ पर भी व्यापार बहुत फला फूला। और इस समय जो इटली है उसका पूर्व के साथ व्यापार में एक अधिकार है, इटली का। इस इटली की बात कर रहा हूँ, देश की। इसका व्यापार में एक अधिकार है। तो पुर्तगाल वाले जलते हैं। यूरोप के देश है दोनों, दोनों आपस में एक दूसरे से दुश्मनी भी रखते हैं। इटली वाला चाइना से व्यापार कर रहा है और भारत भी आए हैं ये लोग। ऐसा तो है नहीं कि पहले ये लोग 1498 में ही आए हैं। ये लोग तो पहले भी थे। और हमारा तो प्राचीन इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि हमने रोम, मिस्र, सब जगह व्यापार किया है। यूरोप तक में हमारा व्यापार चलता था, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार चलता था। तो इस समय हुआ ये कि इटली को चाइना से व्यापार करने का एक अधिकार है, यानी कि पूर्व के जितने भी देश हैं उनसे ये व्यापार कर सकता है और इसमें इसका एक अधिकार है। इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि इस समय यूरोप में चर्च व्यवस्था है। इस समय यूरोप में क्या है? चर्च व्यवस्था, यानी कि चर्च शासन करता है। अब हुआ ये कि पुर्तगाल वाले जलते हैं। उनको देख देख के बुरा लगता है कि इटली पैसा कमा कमा के पूरे देश को संपन्न करे ले रहा है और हमारा क्या हो पा रहा? कुछ नहीं। उनको दिक्कत है इस बात से। अब हुआ क्या कि जो पोप थे, जिनका नाम था एलेक्जेंडर पोप, इनने दुनिया को दो भाग में बांट दिया। अब दो भाग में कैसे बांटा ये समझो। ये हमारा जो बोर्ड है जो आपको दिख रहा है, ये दुनिया है। इसको अगर मैं बीच में से ऐसे एक लाइन खींच दूं तो ये दो भाग हो गए। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इस भाग को पूर्वी भाग कहा जाता है, जिसमें इंडिया भी आता है। इंग्लिश में ईस्ट कहा जाता है। ठीक है। इस भाग को कहा जाता है पश्चिम, जिसे वेस्ट कहा जाता है। दो भाग में बांट दिया। और पोप के दो प्रिय देश, पुर्तगाल और स्पेन, दोनों डियरेस्ट हैं पोप के। पोप ने क्या करा कि स्पेन को कहा कि तुम वेस्ट में व्यापार करो। स्पेन को कह दिया कि तुम वेस्ट में व्यापार करो, पश्चिम में। पुर्तगाल को कहा कि तुम ईस्ट में आओ। इसीलिए भारत में आने वाली पहली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालों की थी। ये एक कारण है। ठीक है। अब ये तो बात की बात है।
अब हुआ क्या ये भी समझो। ये तो पोप ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया। अब हुआ क्या कि ये हमारा भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर। मैं उम्मीद करता हूं आपको मैप पता होगा, ठीक है। यहां पर है एक ब्रिज जिसका नाम है कस्टेना पुल, जिसे कुस्तुतुनिया भी कहा जाता है। ये तुर्क की दूसरी राजधानी थी, कुस्तुतुनिया। ये एक समय तुर्क की राजधानी हुआ करती थी जिस समय इस्लाम का कब्जा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वो मोड़ है, यहाँ पर पूरे विश्व का इतिहास बदलेगा। कैसे बदलेगा ये देखो। इस कस्टेना पुल पर तुर्कों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया। यहाँ पर इस्लाम का वर्चस्व, ये इस्लाम का वर्चस्व। तो पोप ने, यूरोप के पोप ने एक सेना भेजी, सामंतों की सेना, और उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम जीत कर आओगे, क्योंकि वो लोग तो गुलाम थे। वो चर्च व्यवस्था थी और जो पोप था वो शासन करता था, यानी चर्च का शासन हुआ करता था। तो सामंतों को यानी कि सेनाओं को आशीर्वाद देकर भेजा कि जाओ तुम जीत के आओगे, ठीक है। इधर से ये लोग गए इस्लाम, इधर से आए कौन, पुर्तगाली, ठीक है, और इधर से आए इस्लाम। अब पुर्तगाली वर्सेस इस्लाम युद्ध हो गया, पुर्तगाली हार गए। ये लौट के गए वापस, कहा कि तुमने तो आशीर्वाद दिया था, हम हार कैसे गए। अब क्वेश्चन होगा चर्च से कि भगवान आपने तो आशीर्वाद दिया था, हमारी सेना कैसे हार गई। दो जवाब, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो पुर्तगालियों में एक भावना पैदा हुई कि यार ये चर्च वाले तो झूठ बोलते हैं, यानी कि भगवान का आशीर्वाद होते हुए हम कैसे हार सकते हैं। इसके बाद रूसो, मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर जैसे बड़े बड़े विचारक आए और उन्होंने यूरोप में प्रबोधन काल की शुरुआत की, यानी कि अब चर्च का शासन कमजोर हुआ और विज्ञान, दर्शन, राजनीति की भावना लोगों में विकसित हुई। पुर्तगाली और जितने भी लोग थे, सामंत की जितनी भी सेना थी, यूरोप की जितनी भी सेना थी, वो समझ गई कि ये सब झूठ है। यहाँ पर निम्न वर्ग जैसे गुलाम रहा, वैसे यूरोप में वो लोग गुलाम थे, और हजारों साल की गुलामी उनने की है जैसे यहाँ पर इंडिया में निम्न वर्ग ने की है। लेकिन उनमें 1453 की बात थी ये, 1453 के बाद ही ये बात उनके दिमाग में आ गई कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, और उन्होंने विज्ञान दर्शन को अपना हथियार बना लिया। और उसके बाद उन्होंने खोज की कि अब ईस्ट में कैसे जाया जाए, क्योंकि व्यापार करना है, कैसे जाया जाए। इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि भाईजान लोगों ने कहा है या तो इस्लाम को अपनाओ और या तो फिर इधर दिखना मत, नहीं तो इतना मारेंगे हरा कर देंगे। तो इन लोगों ने जल मार्ग की खोज की कोशिश की, जल मार्ग ढूंढने लगे कि यार कहीं ऐसा एक रास्ता मिल जाए कि हम ईस्ट में जा पाएं, क्योंकि हमें इंडोनेशिया है इससे व्यापार करना है, भारत से व्यापार करना है, चाइना से व्यापार करना है, कैसे करें। इसी की खोज यूरोप ने की कि ईस्ट में कैसे जाया जाए, ठीक है। इसी में आपका 1492 वाला अरे यार इसी में आपका 1492 वाला कोलंबस
और इसी में हमारा 1498 वाला वास्को द गामा है, जिन्होंने भारत से यूरोप तक जलमार्ग की खोज की। 1498 वास्को द गामा जो केरल में कोझिकोडे या कालीकट राजा जमोरियन के यहाँ पहुँचा था, केप ऑफ गुड जो भी है उससे होते हुए, ठीक है, उत्तरी मानसा अंतरीप ऐसा कुछ नाम है। ये हमारा अफ्रीका का जो हिस्सा है, आप उसको कभी देखोगे अफ्रीका का हिस्सा तो वो एक केप की तरह दिखाई देता है, जैसे ये हमारा हिस्सा है वैसे ही वो हिस्सा भी केप की तरह दिखाई देता है, ऐसा कुछ। तो उसको उन्होंने नाम दिया था केप ऑफ गुड होप, ऐसा कुछ नाम दिया था। तो ये देख लो, अगर ये युद्ध नहीं होता, कस्टेना पुल पे इस्लाम आक्रमण करके कब्जा नहीं करता, तो पुर्तगाली और जो सामंत की सेना थी जिसे चर्च का आशीर्वाद प्राप्त था, वो आते कैसे? अगर वो लोग नहीं आते तो हारते नहीं तो वापस जाके चर्च से सवाल नहीं करते, वो चर्च से सवाल नहीं करते तो प्रबोधन काल नहीं आता। विज्ञान और दर्शन जो यूरोप में पनपा वो कभी दुनिया को नहीं मिल पाता जो 1453 के बाद मिला। ये देखो, ये कहानी है इस समय के इतिहास की, ठीक है। और अगर उनमें प्रबोधन काल नहीं होता तो वो लोग भारत नहीं आते तो हम गुलाम नहीं होते, हम गुलाम नहीं होते तो हमारा देश आज कहाँ होता। 45 ट्रिलियन की संपत्ति ब्रिटिश लूट कर लेके गए हैं भारत से, 45। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वो 45 ट्रिलियन लूट के ले गए। उस पटनायक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री, उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं कि 45 ट्रिलियन संपत्ति लूट कर ले गए ब्रिटिश हमारे देश से, सोने की चिड़िया के पूरे पंख काट के ले गए। ये हुआ था, ये था इस्लाम का योगदान। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो क्या होता? ये होता, ठीक है। अब थोड़ा सा भारत की तरफ चलो। भारत को और समझो थोड़ा सा। ये तो विश्व इतिहास, पूरा विश्व बदल रहा है इस समय। केवल इंडिया नहीं बदल रहा है, केवल मध्य एशिया नहीं बदल रहा है, पूरा विश्व बदल रहा है। इसी समय तो अमेरिका की खोज हुई 1492 में, इसी समय तो 1498 में वास्को द गामा भारत आया। ये ठीक है। इस समय भारत में देखो क्या शुरुआत है। इस समय हमारा जो सैयद वंश था वो तो खत्म हो चुका, लोधी वंश आया, इब्राहिम लोधी, वो शासन कर रहा था दिल्ली में। मुझे लग रहा है यार दोस्तों पेन नहीं चल रहा, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे सीधे मुगल काल की, पानीपत का पहला युद्ध, बाबर का भारत आगमन, बहुत डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।